तो आपसे माफी चाहूंगा। समय तो मैंने 11 बजे का कहा था, लेकिन मजबूरी थी। दिल्ली से चल करके जब आप फतेहाबाद तक पहुंचते हो तो रास्ते में 8 ऐसी जगह आती है जहां लंबे समय से लोगों ने टोल पे बैठ करके इस किसान आंदोलन को बड़ी ताकत देने का काम किया है। और जिस भी टोल से निकलूं, अगर मैं वहां उन लोगों के पास ना रुकूंगा तो फिर मान करके चलो वो इस बात को महसूस करेंगे कि आज हमारी हाजिरी नहीं लगा के गया। 8 जगह का मतलब है 10-10 मिनट भी अगर मैं वहां रुकूं तो 1.5 घंटे का समय लग जाता है। इस करके लेट हो गया। साथियों, इस संघर्ष को चलते हुए, इस आंदोलन को चलते हुए आज 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया। पिछले 1 वर्ष में जब से कोरोना की बीमारी आई और इस कोरोना की बीमारी के बाद प्रदेश के, देश के किस किस्म के हालात रहे, इन सब बातों को आप मेरे से अच्छी तरह से जानते हो। हर आदमी उम्मीद तो ये करता था कि इस कोरोना की बीमारी में, इस महामारी में केंद्र और प्रदेश की सरकार आम आदमी की मदद करेगी। मदद करने की बजाय 1 वर्ष तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब कोरोना की बीमारी आई थी तो किसान के खेत में सरसों की फसल पक करके तैयार थी और हमारे मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक कमेटी बनाई। उस राजनीतिक कमेटी के अंदर मुख्यमंत्री खुद चेयरमैन था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके मेंबर थे, 2-3 इसकी कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे और 1 मेंबर मुझे भी उस कमेटी का बनाया गया। मुख्यमंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि हमने एक कमेटी का गठन किया जिसका सदस्य आपको भी बनाया। इस कोरोना की महामारी से कैसे निपटा जाए, इसके लिए आपस में बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री ने 3-4 दिन के बाद एक मीटिंग बुला ली और उस मीटिंग में हमारे से पूछने लगा कि आप बताओ कैसे इस बीमारी से, कैसे इस महामारी से निपटा जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये काम तो सरकार का है, सरकार अपनी तरफ से फैसला ले, सरकार अपनी तरफ से किस ढंग से इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी लगाए। हम तो आपकी सरकार के साथ खड़े होकर के इस महामारी में आपका समर्थन करेंगे। मैंने उनसे ये भी कहा कि हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है, जो हमारी यूथ विंग है, उसका एक जो नौजवान साथी है, आपको एक ऐसा और फॉर्मा बना करके दो जिसमें वॉलंटियर के रूप के अंदर आम आदमी से कोरोना की महामारी में लोगों की मदद कर सके। मैंने कहा हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, जहां भी उनकी ड्यूटी लगाओगे वो ईमानदारी के साथ, सरकार के साथ खड़े होकर के अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। मैंने कहा जहां हम आपकी मदद करेंगे हम आपसे उम्मीद भी करेंगे। किसान की सरसों की फसल पक करके तैयार है। इस कोरोना की बीमारी में कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। किसान अगर अपने खेत में नहीं जाएगा उसकी कटाई कैसे करेगा?
किसान अगर खेत में नहीं जाएगा तो कैसे फिर उस फसल को निकाल करके मंडी तक लेकर के जाएगा, कैसे उसकी फसल बिकेगी? इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए? मुख्यमंत्री कहने लगा समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन हम किसान की सरसों का एक एक दाना खरीदेंगे। हैरानी की बात है साथियों, हरियाणा के किसान की सरसों खरीदने की बजाय सरकार में बैठे लोगों ने इस कोरोना की आड़ के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान से सस्तों में सरसों ला करके सरकार के खाते में जमा कराई। पर क्विंटल के हिसाब से 1200 से 1400 रुपए सरकार से ज्यादा लेकर के अपनी जेब में डालने का काम किया। जहां प्रदेश के सरसों की खेती करने वाले किसान को सरकार ने लूट लिया, वहीं थोड़े दिन के बाद जब आपकी गेहूं की फसल पक करके तैयार हुई थी तो फिर हमारी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने फिर यही बात दोहराई कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, और ये भी कह दिया था कि 200 रुपए अब की बार किसान को बोनस के रूप में देंगे। ना तो बोनस दिया, उल्टा किसान की गेहूं की खरीद के लिए जो 17,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार की तरफ से प्रदेश के खाते में आया था, जो किसान को देना चाहिए था, 2 महीने तक बैंक में जमा करा करके रखा। HDFC बैंक में जमा कराया, 800 करोड़ रुपए उसका 17,000 करोड़ का ब्याज बनता था। बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर के उस 800 करोड़ रुपए को भी अपनी जेब में डाल लिया। अगर मैं सारी बातों का विस्तार से जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। उसके बाद शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। इस कोरोना की महामारी से कैसे बचा जा सके, उसके लिए डॉक्टरों की जो पीपी किट थी, जो मास्क था, जो हाथ में पहनने वाले ग्लव्स थे, उनकी खरीद के अंदर भी 450 करोड़ का सरकार में बैठे लोगों ने महंगे में खरीद करके अपनी जेब भरने का काम किया। शराब का जो घोटाला था उसकी 3 बार जांच होगी, और 3 बार जांच होने के बाद भी जिन लोगों के इस घोटाले में बारी बारी नाम आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। साथियों, शराब का घोटाला उस वक्त हुआ जब सारी दुकानें बंद थी, सारी फैक्ट्रियां बंद थी, सड़क के ऊपर कोई वाहन नहीं चलता था, रेल के मार्ग बंद हो गए थे, हवाई सेवाएं बंद हो गई थी। कोई व्यक्ति अपने घर से शहर की तरफ अगर जा रहा था तो पुलिस के लोगों ने बैरियर लगा रखे थे, पुलिस वाले उनको अपमानित करने का काम करते थे। सड़कों के ऊपर कहीं कोई छोटा मोटा वाहन भी नहीं चल रहा था। गांव के अंदर हुक्का पीने वाले लोगों के पास तंबाकू खत्म हो गई थी। यहां तक बीड़ी सिगरेट भी नहीं मिलती थी। लेकिन शराब की प्रदेश में कहीं कोई कमी नहीं थी। कोई गांव, कोई शहर, कस्बा ऐसा नहीं था जहां दारू की सप्लाई घर घर में नहीं थी। हर बनगाम में मिलती, कौन मिलती? 100 रुपए वाली बोतल 500 रुपए में मिली। अब जब उसकी इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए सरकार उनको कैसे बचाए, इसके लिए बारी बारी इंक्वायरी के ऊपर इंक्वायरी बिठाने का काम कर रही है। जहां हरियाणा प्रदेश में 9 बड़े घोटाले करके लोगों की जेब पे डाके डालने का काम किया, वही इस कोरोना की आड़ के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने कृषि के 3 काले कानून बना दिए। और वो कानून भी ऐसे बना दिए
कि जिसकी वजह से आने वाले समय में किसान को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। जो कोऑपरेटिव हाउसेज जो हैं, जो बड़े बड़े घराने हैं, उनको इस बात की छूट दे दी कि आप अपने जगह जगह ऑफिस खोलो, किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी जमीन को लीज पे लेकर के अपनी मर्जी से उसमें फसल पैदा करो और फिर उस फसल को निकाल करके अपने गोदाम में जमा करो, और जब उसकी किल्लत आए तो अपने गोदाम से निकाल करके उस फसल को महंगे में लोगों के बीच में बेचने का काम करो। अगर मैं तीनों इन कानूनों के बारे में बारीकी से आपके सामने चर्चा करूंगा तो भी समय लग जाएगा। सीधा सीधा दो ही अर्थ है। हमारे देश के अंदर सन 1955 के अंदर देश आजाद होने के बाद कैसे देश के अन्नदाता को मजबूत किया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, कहा था, अगर इस देश का मजबूत आधार देखना चाहते हो, इस देश का अगर आर्थिक रूप से इसको ताकतवर बनाना चाहते हो, तो फिर सबसे पहले खेती करने वाले के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। उन्होंने तो कहा था कि देश की मजबूती का जो रास्ता है वो खेत और खलिहान है। इसके लिए सन 1955 के अंदर एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें कहा गया कि कैसे किसान को उसकी फसल के अच्छे दाम मिल सके, इसके लिए कोई कानून बनाओ। सन 1955 से पहले हमारे देश के अंदर शहर से कोई एक मणिये का मुनीम आया करता था, सारे गांव के लोगों की फसल अपनी मर्जी के रेट लगा करके खरीद के उनके घरों में छोड़ करके चला जाता था। और जैसे जैसे उसके रेट बढ़ते थे, जैसे जैसे उसकी कमी देश में प्रदेश में आती थी, फिर उन्हीं घरों से निकाल करके उन्हीं लोगों को महंगे में बेचने का काम करते थे। जमाखोरी कैसे खत्म हो, उसके लिए कानून बनाने में 10 बरस लग गए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई थी जो अंग्रेजों के दिखाए हुए रास्ते पे चल करके देश के किसान को कमजोर कर रहे थे, लूट रहे थे। सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने फिर एमएसपी का कानून बनाया। जहां एमएसपी का कानून बनाया वहीं जमाखोरी खत्म हो, इसके लिए इस देश के अंदर किसान की फसल जो थी, उस फसल को सीधे सरकार ने खरीदना शुरू किया और जमाखोरी के ऊपर एक अंकुश लगा दिया। जमाखोरी के ऊपर एक बना दिया कि आप एक लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज को अपने खेत में, अपने घर में, अपने गोदाम में नहीं रख सकते। अब इस नई सरकार ने जो जमाखोरी का कानून बनाया गया था, उस कानून को खत्म कर दिया। और कानून कोई आज नहीं, इस कानून में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, वहीं साथियों इस तरह के कानून बनाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। सन 2012 के अंदर इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज था और 2012 के अंदर नरेंद्र मोदी जो थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त में केएफसी नाम की कंपनी हमारे देश में आई थी। उस वक्त के अंदर कांग्रेस की सोच भी ऐसी थी कि मल्टीनेशनल कंपनी हमारी देश में आए और वो आकर के यहाँ पे अपना कारोबार शुरू करे, बड़े बड़े मॉल बनाए, बड़े बड़े गोडाउन बनाए। उनकी सोच थी कि खुदरा की मार्केट खत्म हो और ऐसे लोगों के हाथ में सारा कुछ आ जाए जो अपनी मनमर्जी के रेट लगा करके इस देश को लूटने का काम करे। उस केएफसी ने सबसे पहले गुजरात के अंदर जमीन ली और जमीन लेकर के केएफसी वाले जो फूड का काम करते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है,
उन्होंने वहां अपना कारखाना लगाना था। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं जमीन तो उन्होंने खरीद ली। जब लाइसेंस सरकार से मांगने की बात आई तो नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिखी और उनको लाइसेंस देने की बजाय गुजरात से पार करने का काम किया। तब मोदी विरोध कर रहे थे, तब चिट्ठियां लिख रहे थे प्रधानमंत्री को, और आज स्वयं नरेंद्र मोदी जो उन कानूनों को अमलीजामा पहनाने में लगे हुए। 2012 के अंदर, मार्च के अंदर जब बजट आया था, उस बजट में भी ये बिल रखे गए थे। उस वक्त भी इसको कानून बनाना चाहते थे। आपने मेरे ख्याल वो ऑडियो वीडियो आपने देखी होगी, जिसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, लोकसभा में भाषण दे रहा था, कह रहा था कि गुजरात के अंदर केएफसी को कारखाना लगाने की बजाय, लाइसेंस देने की बजाय उसको पार करने का काम किया है। उसने हाउस में ये बात कही थी कि हम केएफसी वालों से बात करेंगे, हरियाणा में हम उनको जमीन देंगे, लाइसेंस देंगे। और ये भी कह रहा था कि आलू की क्वालिटी गुजरात की बजाय हरियाणा की अच्छी है, हम 2-2 फुट के आलू उगा करके भी देंगे। ये सुना होगा तुमने। हमने लौकी 2 फुट की देखी है, घिया 2 फुट का देखा है, तोरी 2 फुट की हो जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का तो आलू 2 फुट का उगा रहा था। जहां साथियों कांग्रेस पार्टी ने, जो आज किसान के नाम के ऊपर जगह जगह पंचायत कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। इनसे पूछने वाला हूं, पार्लियामेंट में जब ये बिल आया था तब तुम कहां मर गए थे? उस वक्त आपने विरोध क्यों नहीं किया? उस वक्त तो वॉकआउट करके विधानसभा और लोकसभा से बाहर चले गए थे। अगर किसान के हितैषी होते तो आज 5 महीने से ज्यादा समय हो गया, फिर तो कांग्रेस के 100 से ज्यादा सांसद थे, 44 लोकसभा में थे, 65 से ज्यादा जो है राज्यसभा में थे। फिर तो 100 के 100 सांसद जो है प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठ करके धरना देते और प्रधानमंत्री को इस बात के लिए मजबूर करते हैं। साथियों, आज जिस किस्म से लगातार लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं इस आंदोलन में जब से ये लोग पंजाब से चल करके दिल्ली के टीकरी के बॉर्डर पे आए, संगू के बॉर्डर पे आए, गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे, शाहजहांपुर के बॉर्डर पे आए, पलवल के बॉर्डर पे पहुंचे, मैं लगातार इन किसानों के इस आंदोलन के साथ पार्टी के हजारों साथियों को ले जाकर के वॉलंटियर के रूप में काम करने के लिए वहां जिम्मेवारी लगा के आया। और मैंने वहां जाकर के लोगों के बीच में अनेक रातें बिता करके किस तरह से लोगों का जज्बा आज इन तीनों कृषि के कानूनों को खत्म कराने के लिए, उसके लिए उनके बीच में रह करके सारी चीज को समझने का काम किया। मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे कि हम हर हालत के अंदर इन तीनों कानूनों को रद्द करवा करके रहेंगे, मैं आपसे एक निवेदन करने आया। अगर आप चाहते हो कि आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो, देश का प्रधानमंत्री मजबूर हो, तो फिर गांव-गांव में कमेटी बढ़ाओ। आप लोगों ने अपनी संघर्ष समितियां बना रखी है, आपके यहां से बहुत सारे लोग गए हुए भी हैं, लेकिन क्योंकि आगे बिजाई का, कटाई का समय आएगा, सरकार की सोच यही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे काम बढ़ेगा, ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। ये आंदोलन मजबूत हो, इसके लिए गांव में छोटे मोटे मतभेद भुला करके कैसे काले कानून खत्म हो, कैसे किसान को एमएसपी का राइट मिले, उसका कानून बने, उसके लिए अपने अपने गांव से जो काम के समय में ताश खेलने वाले लोग हैं,
जो खेत में जाकर के काम नहीं करते, केवल ताश खेल करके अपना टाइम पास करते हैं, उन सबको नई ताश की जोड़ियां देख करके टिकरी के सिंगापुर के बॉर्डर पे भेज दो। ताकि आंदोलन भी मजबूत रहे और उनका टाइम पास भी अच्छा हो जाए। भेज दोगे उनको? जैसे काम से निपट लें, उसके बाद उनको वापस यहाँ ले और आप अपना काम दोबारा से नई जिम्मेदारी के साथ शुरू कर दें। मुझे एक पत्रकार साथी पूछ रहा था कि बनगांव में आज आपका स्वागत होगा, आज आपका सम्मान करेंगे। मैंने कहा सम्मान इस देश में किसान का होना चाहिए। मेरे सम्मान करने से इस किसान को, मेरा सम्मान तो उस दिन मैं समझूंगा जिस दिन इस आंदोलन के अंदर किसान जीत करके आएगा। बात मेरे सम्मान की नहीं, आज तो लड़ाई किसान के सम्मान की है। इस मोदी ने किसान की पगड़ी में हाथ डाला है और किसान एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको अपने खेत से फुर्सत नहीं है। मैंने स्वयं खेती करके देखी है। जब मैं पढ़ाई छोड़ करके अपने फार्म पे पहुंचा था तो मेरे परिवार के तो सारे के सारे सदस्य राजनीति के अंदर एक्टिव थे, सब के सब अपने अपने तरीके से राजनीति कर रहे थे। मुझे चौटाला साहब ने कहा कि इस खेत को तेरी जिम्मेवारी है, तैने संभालना है। और उस वक्त में जब मैंने खेती शुरू करी थी तब साधनों की भी कमी थी। तब तो ऊंटों से, बैलों से बुआई करा करते थे। कहीं बिजाई का समय होता था तो 100 हड़ मांग के लिया करते थे, तब जाकर के खेतों की बुआई होती थी, बिजाई होती थी। अब तो साधन की कोई कमी नहीं है। मैं कह रहा था कि किसान के पास फुर्सत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री किसान को आंदोलन करने पे मजबूर कर रहा है। किसान तो जब अपनी फसल बो करके आता है तो उसको हर रोज इस बात की चिंता रहती है कि मैं आज गेहूं बीज करके आया हूं, कहीं बारिश ना हो जाए, फसल पूर्ण ना हो जाए। और फसल जब पानी के पहले पानी के लायक हो जाती है तो फिर किसान को चिंता सताती है, खाद कहां से लाऊंगा। और जब वो थोड़ा सा बाहर निकल के बड़ी हो जाती है, जब उसमें बीमारियां आती है तो फिर सप्रे के लिए उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। किसान तो अपने घर की परवाह करने की बजाय फसल की परवाह ज्यादा करता है। कोई रात को पानी लगाता है, कोई रात को ट्यूबवेल चलाता है। किसान के पास समय नहीं आंदोलन का। देश का प्रधानमंत्री मजबूर कर रहा है, लेकिन मोदी को इस बात का पता नहीं है कि किसान पहले किसी को छेड़ता नहीं। और अगर कोई किसान को छेड़ने का काम करता है तो फिर किसान उसको छोड़ता नहीं। इसलिए साथियों, मन बहुत आपके साथ और बहुत सारी बातें करूं, लेकिन आज का दिन ऐसा दिन है, आज शादियां भी बहुत सारे साथियों के भी मुझे जाकर के हाजिरी लगानी है। यहां से चल करके जींद जाऊंगा, जींद से चल के पानीपत जाऊंगा, पानीपत से चल करके चंडीगढ़ पहुंचूंगा। इसलिए आपसे एक आखिरी निवेदन करना चाहूंगा, आंदोलन मजबूत हो, उसके लिए जहां आप समय निकाल के बॉर्डर पे जा सको, वहीं बॉर्डर के ऊपर बैठे जो हमारे पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के किसान जो आए हुए, उन किसानों को किसी चीज की कमी महसूस ना हो, उसके लिए जैसे मेरे से पहले सरदार जी कह रहे थे कि हमें दूध की सेवा करनी चाहिए,
अकेले दूध नहीं, गर्मी बढ़ रही, आगे लस्सी की भी जरूरत पड़ेगी। दूध भी लेके जाओ, लस्सी भी लेके जाओ, दालें भी लेकर के जाओ, हर तरह से उनकी मदद करो, ताकि वहां पे बैठा हुआ पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का किसान अपने गांव में जब जाए इस आंदोलन को जीत करके, तो केवल उनकी जबान पे एक ही बात हो कि हरियाणा के लोगों ने न केवल आंदोलन को ताकत दी, बल्कि हमारी इतनी बड़ी सेवा करी कि हम ताउम्र उनके कर्जदार रहे। हमारे यहाँ तो कहावत है, अतिथि भव। हमारे यहाँ तो सेवा का भाव है, और अब तो सिखों ने हमें बहुत सिखा भी दिया है। सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया?